और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको गाजियाबाद से दे दें, जहां पर गेमिंग धर्मांतरण का मामला। बद्दू के मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर मिले। पाकिस्तान के 30 नंबर फीड मिले हैं। 6 पाकिस्तानी मेल आईडीज भी मिली हैं। पीओ के छात्र की मार्कशीट भी बरामद। बद्दू पर अब पुलिस एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रही है। गेमिंग धर्मांतरण का मामला, जिसमें जो नाबालिग जुड़ते थे गेम के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, जो गेम खेलते थे, उनको फोर्स किया जाता था, बरगलाया जाता था, ब्रेन वॉश कराया जाता था धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए। और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होने के बाद, बद्दू को गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि बद्दू ही इसका मास्टरमाइंड है, मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से कई सामान बरामद हुए हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट मिले हैं। उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है, बद्दू का पाकिस्तान कनेक्शन। अब पुलिस बद्दू पर एनएसए लगाएगी। तो बद्दू के मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। 30 नंबर फीड मिले हैं पाकिस्तान के। और पहले ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बद्दू को कहीं विदेश से फंडिंग हो रही है। अब कहां से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान के जो नंबर सेव मिले हैं वहां से किस प्रकार से मदद लेता था बद्दू, क्या कनेक्शन है बद्दू का पाकिस्तान से, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है। 6 पाकिस्तानी मेल आईडीज भी मिले हैं। तो पीओ के छात्र की मार्कशीट भी बरामद हो गई। कौन है छात्र, उसकी मार्कशीट को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब पुलिस आगे तफ्तीश में बड़े खुलासे करेगी। फिलहाल बद्दू पर एनएसए लगाने की तैयारी पुलिस द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, यह अहम जानकारी। अमित राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अमित राणा, बड़ा खुलासा हुआ है, जो सामान बरामद हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के नंबर फीड मिले हैं बद्दू के मोबाइल में। जी नलिनी, आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश मामले में बढ़ती गई, वैसे वैसे दर बदर एक के बाद एक खुलासे होते गए। अब देखिए, जैसे ही कल उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन उससे पहले पूछताछ की गई थी गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीम भी यहाँ पहुंची थी और आईबी की टीम भी यहाँ पहुंची थी। उन्होंने पूछताछ की और उसके जो मोबाइल थे, जो लैपटॉप थे, हालांकि इतना शातिर है, महज ये 12th पास है, बावजूद उसके इतना शातिर है कि उसने अपना तमाम डाटा उड़ा दिया था। बावजूद उसके अभी भी 30 नंबर पाकिस्तान के जो थे वो उसमें सेव मिले हैं। वहीं पीओके के एक छात्र की मार्कशीट भी उससे बरामद हुई है। इतना ही नहीं, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का फोटो भी बरामद हुआ है, उसके मोबाइल से रिकवर हुआ है, जो कि पाकिस्तान का ही बताया जा रहा है। ऐसे तो ये कहना अतिशयोक्ति न, क्योंकि पहले ही न्यूज़ 18 इस बात को कह रहा था कि जो इसको बाहर से फंडिंग की जा रही है, हो सकता है कि बद्दू महज एक प्यादा मात्र हो, क्योंकि इसकी जो सरपरस्ती है, जो इसके सरपरस्ती करने वाले हैं, वो लोग कहीं और ही बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी पाकिस्तान का और दुबई का कनेक्शन सामने आया था, और इसमें ये कहा भी गया था कि दुबई छात्रों को ले जाना भी चाहता था अपने साथ, तो कहीं ना कहीं बाहर की कनेक्शन जो हम शुरुआती दौर से ही कहते आ रहे थे, वो पुख्ता होते जा रहे हैं। अमित, ये माना जाए कि जो 30 नंबर सेव मिले हैं, जो पाकिस्तान के नंबर फीड मिले हैं, वहां से फंडिंग भी हो सकती है और ये पूरा गिरोह भी हो सकता है जो कहीं दूसरे विदेश से संचालित हो रहा है। नलिनी, आपको बताना चाहूंगा, 7 ऐसे अकाउंट थे जिनको पुलिस पहले ही सीज कर चुकी थी। वहीं 30 अन्य अकाउंट पुलिस की रडार पर थे, जिसमें कि इनके परिजनों के मतलब अकाउंट नंबर थे। तो बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा एक ट्रांजैक्शन एक नंबर में मिली है, जिसमें कि 1 साल के भीतर तकरीबन 11.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि बद्दू एक शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है और लगातार इसने 12 दिन तक पुलिस को चकाया था। आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही बीती 30 मई को मुकदमा दर्ज हुआ था, तो 1 जून को गाजियाबाद की पुलिस की 4 अलग अलग टीमें मुंबई गई थी और 12 मई तक इसका वहां पर ढूंढते रहे। लेकिन अब आखिरकार ये इनके पास में आया है और जिस तरीके से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और 72 घंटे की इसकी ट्रांजिट रिमांड मिली थी, पुलिस ने इसको पेश भी कर दिया, जहां से इसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस अब इसकी यानी माना जाए कि जैसे जैसे खुलासे होंगे, कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी और तब जाकर कुछ स्पष्ट हो पाएगा और गिरफ्तारियों का दौर भी इसी के साथ शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे थे गाजियाबाद से, जहां पर बद्दू के मोबाइल से पाकिस्तानी नंबर मिले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से लगे जिलों के मदरसों की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए लगाया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जा रही है। जांच में मदरसों के हालात, उनकी आमदनी के स्रोतों का पता भी लगाया जाएगा और जांच के लिए अधिकारियों को 2 अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। जांच टीमें 9 जिलों का दौरा करके रिपोर्ट भी सौंपेंगी। ये बड़ी खबर, 9 जिलों में 4 अधिकारी अब जांच पड़ताल करें। जितने भी अमान्य अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, अब उनकी जांच पड़ताल होगी, उनको लिस्टेड किया जाएगा
और उन पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से लगे जितने भी जिले के मदरसे हैं उनकी जांच शुरू कर दी है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को जांच में लगा दिया है और इसके लिए टीमें बना दी हैं बाकायदा। गैर मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे उसकी जांच हो। जांच में मदरसों के हालात, उनकी आमदनी के स्रोतों का पता लगाए जाने के लिए कहा गया है। इसके लिए 4 अधिकारियों की 2 टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। जांच टीमें 9 जिलों का दौरा करके रिपोर्ट भी सौंपेंगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जितने भी मदरसे, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जितने भी अवैध मदरसे हैं, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनको चिन्हित करने की जरूरत है, क्योंकि अवैध तरीके से बने हैं। इनकी फंडिंग कहां से होती है, किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या व्यवस्था है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी ये तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, अब पूरी तैयारी की जा रही है, जो भी नेपाल बॉर्डर से लगे जितने भी मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं उनकी जांच होनी है। कब तक रिपोर्ट सौंपनी है, क्या जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा से सटे हुए जो 9 जिले हैं, उन 9 जिलों में जितने भी मदरसे चल रहे हैं उसमें उनकी जांच कराई जाएगी और अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ अफसरों को जांच टीम में शामिल किया गया है और 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें जांच करेंगी इन मदरसों की और कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, किस तरह से मदरसे संचालित हो रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, इनमें किस तरह की गतिविधियां हैं, इन सभी बिंदुओं पर ये टीमें पड़ताल करेंगी और 15 दिन के भीतर ही वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। जाहिर सी बात है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की जांच करा रही थी। तमाम मदरसे ऐसे अनरजिस्टर्ड पाए गए थे। इसमें जो दान का पैसा, जकात का जो पैसा आया था, उसका भी कोई साक्ष्य पुख्ता नहीं मिल पा रहे थे कि आखिर ये रकम कहां से आई है। तो इन सभी बिंदुओं पर अब नेपाल सीमा से सटे हुए सभी मदरसों की उत्तर प्रदेश सरकार जांच कराएगी। 9 जिलों के ये मदरसे हैं और इनकी पड़ताल की जाएगी। विधिवत टीम गठित कर दी गई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन वरिष्ठ अधिकारियों को अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत शुक्रिया संकेत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर और अच्छी खबर लखनऊ से आपको बताएं कि बिजली सप्लाई पर सीएम ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। 22 जून तक कोई बिजली कटौती नहीं होगी। बिना कटौती बिजली सप्लाई का आदेश है। सुधार के नाम पर जो बार बार लाइट जाती थी, अब ऐसा नहीं करने को कहा गया है। अगर खराबी है, अगर ट्रांसफार्मर में किसी तरह की दिक्कत है तो उसको तत्काल ठीक करें, सीएम ने कहा है। समस्या ठीक ना होने पर कार्रवाई करें, लेकिन गड़बड़ी के नाम पर बार बार लाइट कटने का जो हवाला दिया जाता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो 22 जून तक कोई बिजली कटौती नहीं होगी, ये बड़ा आदेश है। बिना कटौती बिजली सप्लाई होती रहेगी। सुधार के नाम पर लाइट कटौती अब नहीं चलेगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का यूपी के कई शहरों में मेगा कार्यक्रम करने का प्लान है। महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी आज जगह जगह विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन और कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रखी है। 22 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन और 5 लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, जिसमें पार्टी के बड़े नेता हिस्सा लेंगे और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा, बताया जाएगा। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जौनपुर और सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। लगातार पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, कैसे और ज्यादा से ज्यादा जनता के साथ उनका जुड़ाव हो सके। 9 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई जाएंगी और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के लिए, वो उन तक ठीक तरह से पहुंच रही है या फिर नहीं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब जानने की कोशिश की जाएगी प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से। और जौनपुर सुल्तानपुर में भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। और एक और खबर आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित करेंगे। 1745 मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 18 राज्य के मेधावी छात्रों के मेधावी का माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। लोक भवन में 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। 1745 मेधावियों को आज टैबलेट बांटेंगे सीएम योगी।
और वहीं सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर भी जाएंगे। सीएम योगी शाम 6 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। सीएम योगी यहां पर अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। कमिश्नर सभागार में वो रामनगरी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और फिर शाम 7 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। अगले दिन सुबह वो रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। इसके बाद सीएम योगी सुबह 11 बजे भरतकुंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे। क्या कुछ उनका डे प्लान रहने वाला, ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। तो लगातार सीएम योगी एक्टिव है और यही वजह है कि सीएम योगी की लोकप्रियता में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है सीएम ने। तो ट्विटर पर सीएम योगी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े को पार कर लिया गया है। ये वो आंकड़ा है जहां पर यूपी नहीं देश के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटीज जब तक नहीं पहुंच सके, ट्विटर पर इस संख्या को पार करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री भी बन गए। सीएम योगी ने यह आंकड़ा 8 सालों में हासिल किया है। पहली बार 2015 में ट्विटर पर आए थे जब उन्होंने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल शुरू किया था। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने के साथ ही सीएम योगी उस क्लब का हिस्सा बन गया जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। और एक और बड़ी खबर, यूपी में बनेंगे सुपर स्टेट हाईवे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने दी योजना को मंजूरी। पहले चरण में यूपी में 1500 किलोमीटर सड़कें स्टेट हाईवे में बदलेंगी। यूपी के स्टेट हाईवे 4 से 6 लेन के होंगे। और मऊ से बड़ी खबर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, जहां पर मुख्तार से जुड़े 3 मामलों पर सुनवाई होगी। एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। निधि दुरुपयोग के मामले में भी सुनवाई होगी और फर्जी पते पर सलाह देने का मामला है उस पर भी सुनवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये सुनवाई होने वाली एमपी एमएलए कोर्ट में। लखीमपुर खीरी में बाघों की मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं कि पड़ोसी जिले पीलीभीत में तेंदुए का शव जंगल के बाहर खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। मौत की वजह जानने के लिए तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत की माला रेंज में वन सीमा से थोड़ी दूर पर खेत में तेंदुए का शव पाया गया। सूचना पर वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृत तेंदुए के शव के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। वन विभाग ने मृत तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है ताकि तेंदुए की मौत का वजह सामने आ सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। क्या वजह है कि तेंदुए की मौत हुई है? वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है क्योंकि लखीमपुर खीरी में बाघों की मौत का सिलसिला अभी नहीं थमा है। बाघों की मौत जाने में भी लगातार प्रशासन जुड़ा हुआ है। एक और चिंता वाली खबर, क्या पड़ोसी जिले पीलीभीत में तेंदुए का शव जंगल के बाहर मिला है खेत में। मौत की वजह जानने के लिए तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत की माला रेंज में वन सीमा से थोड़ी दूरी पर ही खेत में तेंदुए का शव मिला है। सूचना के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परवेज हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। परवेज, क्या जानकारी आपके पास? कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी? कब तक वजह साफ हो पाएगी? तेंदुए की मौत कैसे हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका जो पोस्टमार्टम होता है वो बरेली में होता है। तो तेंदुए का जो शव था वो बरेली ले जाया गया है। वहां पर इसका पोस्टमार्टम होगा। 3 लोगों के डॉक्टर के पैनल में इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं वो कह रहे हैं भूख और प्यास से मौत हुई है। यानी कि इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि पानी का इंतजाम ठीक से नहीं किया गया होगा वन विभाग की तरफ से, क्योंकि अगर पानी का इंतजाम किया गया होता तो ये भूख और प्यास से ना मरता। आपको ये भी बता दें कि पिछले 15 दिनों में तेंदुए की दूसरी मौत है पीलीभीत जिले में। तो सैयद, ये तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, और जो भी इसमें मिला होगा, जो भी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल कार्रवाई की बात सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि जैसे कि लखीमपुर में हुआ था उसी का बिल्कुल 2 कॉपी डुप्लीकेट पीलीभीत में हो रहा है। 15 दिन में 2
तेंदुओं की मौत होती है और पहली मौत के बाद वो प्रशासन। ठीक है, जैसे कि आप बता रहे गर्मी और प्यास की वजह से मौत हुई, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा क्या वजह है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए परवेज। खबरें लगातार जारी, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।